हेलो बच्चों। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे? जैसे कि अपनी जो अभी सीरीज चल रही है अपन पॉलीमर पढ़ रहे हैं, और पॉलीमर में जो मॉलिक्यूल्स है अभी तक जो अपन ने डिस्कस करा उसी में, तो जो पॉलीमर अपन ने पढ़े हैं वो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन चल रहे हैं और अभी और क्लासिफिकेशन बचे हुए हैं। ओके, तो यही जो क्लासिफिकेशन है उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, कल जो अपन ने क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है जो अभी करना है वो कौन कौन किस पे बेस्ड है। सबसे पहले तो आपको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक छोटी यूनिट मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल्स गैंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यदि कोई बड़े मॉलिक्यूल का यदि फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे पॉलीमर कहते हैं। और जो सबसे स्मॉल यूनिट थी, है ना, जो सबसे स्मॉल यूनिट थी उस स्मॉल यूनिट को क्या कहते हैं? मोनोमर कहा जाता है। ठीक है, तो यही जो तीन चीजें अपन इसी पे फोकस रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन अब अपन पढ़ने वाले हैं, तो मैंने कल जो है वन अपन डायरेक्ट पढ़ा था और अब जो है मैंने लिख दिया इसमें। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, आपको जो परिचय जो प्रोसेस है वो किस स्टेप से होते हुए क्रॉस होती है तो वो है, तो उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है किस प्रकार की है। सबसे पहला है होमोपॉलीमर या फिर इसी को कोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, ये अपन ने कल भी एक बार डिस्कस कर चुका था। फिर दूसरा जो है इसकी ग्रोथ के बेसिस पे, तो ग्रोथ के बेसिस पे इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक चैन और एक स्टेप। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन पोलराइजेशन, ये भी पढ़ा था। इसके बाद विनाइल पोलराइजेशन। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स है इन्हीं को अपन ध्यान से देखते हैं और इन्हीं में इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो छुपी होती है। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला है होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, कल जो अपन ने डिस्कस करा था सिमिलर वही लिखना है यहाँ भी अपने को। तो क्या है होमोपॉलीमर? क्या था होमोपॉलीमर? यदि वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, क्या यदि एक ही प्रकार की मोनोमर यूनिट यदि आपस में कंबाइन होती है तो वो होमोपॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। और कोपॉलीमर क्या था? यहाँ पे जो होमो है, होमो का मतलब क्या होता है? जिसमें वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, ओके, वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट जो रहती है वो होमोपॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। ये कल भी आपने डिस्कस करा था। अब कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? कोपॉलीमर में इसमें टू और मोर टाइप ऑफ, इससे ज्यादा टाइप के जो मोनोमर यूनिट है आपस में ज्वाइन होगी और कोपॉलीमर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे कल अपन ने नाइलोन डबल सिक्स का फॉर्मेशन करा था। ठीक है, हेक्सामिथाइल डाइएमीन के साथ आपने रिएक्शंस कराई थी एडिपिक एसिड के, तो दोनों कॉम्बिनेशन होकर नाइलोन डबल सिक्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो वो क्या है, वो किस टाइप में जाएगा? वो पॉलीमर का एग्जांपल है। ठीक है, और जो कल इथाइल पॉलीथीन का फॉर्मेशन करा था वो पॉलीथीन होमो की कैटेगरी में आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आए? यहाँ पे ये चीज आपको वर्ड्स ध्यान देना है। ठीक है, ये पहला पार्ट जाएगा कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर में। आगे नेक्स्ट क्या है? चैन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ। यहाँ ग्रोथ जो रहती है, यदि मॉलिक्यूल्स की जो ग्रोथिंग है यदि वो चेन फॉर्म में हो रही है तो उसे चेन ग्रोथ कहते हैं, और यदि वन बाय वन मतलब कि इंटरमीडिएट बनते हुए यदि चेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे स्टेप ग्रोथ पॉलिमरेशन कहा जाता है। इससे जो बनेगा प्रोडक्ट बनेंगे या फिर जो पॉलीमर बनेगा वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहलाएगा। ओके, ये समझ में आया? चैन ग्रोथ का मतलब मॉलिक्यूल सीधी स्टेप में सीधे सीधा अटैच होते जाएगा, तो ये जो पॉलीमर होते हैं उसे चैन ग्रोथ पॉलीमर कहेंगे। और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल पहले स्टेप वाइज क्रॉस होते हुए ज्वाइन होता है। ठीक है, मतलब वो इंटरमीडिएट बनेगा फिर ज्वाइन होगा फिर आप वो डायमर प्रोडक्ट बनेगा। आया समझ में? तो इस प्रकार की जरूरत है, जो स्टेप से स्टेप क्रॉस होते हुए आगे बढ़ता है उसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। इतनी चीज समझ में? नेक्स्ट है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमर। आपको इस वर्ड्स को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है पहली बात तो एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर कल आपने देखा था। एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं? एडिशन पॉलीमर की जो कल आपने डेफिनेशन डिस्कस करा था तो वो क्या डेफिनेशन थी कि जो एडिशन का मतलब ये होता है कि यदि कोई दो रिएक्टेंट, सपोज देखिए A प्लस बी कोई रिएक्शंस है, तो
ये ज्वाइंट होने के बाद क्या बनाना चाहिए, ये ए बी प्रोडक्ट बनाना चाहिए। यदि ये ए और बी मिलने के बाद यदि ए बी बना रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये एडिशन रिएक्शन है। लेकिन यदि आपने क्या करा, ए बी एक कोई है और सी आपने कोई रिएक्टेंट लिया और यदि इनके आपस में रिएक्शंस करवाई तो क्या हो जाएगा, यदि इनमें ऐसा हो रहा है कि ए इधर आया और ए सी बना दिया और बी बाहर कर दिया, तो ये इस स्टेप में क्या हो जाएगा, इसमें बी मॉलिक्यूल बाहर हुआ है और ये एडिशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, अब सपोज इसी रिएक्शन में ऐसा हुआ कि ए प्लस बी और सी यदि मिलके ए बी सी प्रोडक्ट बना दिया तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो यही एडिशन रिएक्शन है और इस एडिशन रिएक्शन पे अपने को फोकस करना है। ठीक है, तो याद रहे बीच वाली जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में आ गई, एक मॉलिक्यूल आया दूसरा बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडिशन है और यहाँ पे अपन एडिशन रिएक्शन पे ही फोकस कर रहे हैं। रिएक्शन में देखेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं कि ये फ्री रेडिकल क्या होता है। आपको थोड़ा ऑर्गेनिक में बैक साइड जाएंगे, मतलब कि जीओसी पढ़ेंगे आप उसमें, तो जीओसी में रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वो जैसे उसमें कार्बीन पढ़ते हैं, कार्बेटायन पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल पढ़ते हैं, कार्बीन और नाइट्रीन। ठीक है, ये कुछ बेसिक पार्ट होते हैं। तो इसी में एक पार्ट होता है फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल कब बनता है, तो ये फ्री रेडिकल कब मिलेगा, कौन सी रिएक्शन में मिलेगा। तो एक्चुअली फ्री रेडिकल का भी आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आना चाहिए कि फ्री रेडिकल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये फ्री रेडिकल, जैसे ये फ्री रेडिकल बनता है नॉन पोलर्स में। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको लिया, Cl2 दिया आपको। ओके, Cl2 दिया, ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन में यदि मॉलिक्यूल आपको इसमें आप देखेंगे तो क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, तो ये जो बीच में बॉन्ड बना है, इन दोनों के बॉन्ड यदि इसको आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, यदि इसको ब्रेक करेंगे तो इनमें चार्ज बनते हैं। लेकिन चार्ज कब बनेगा, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक पे शिफ्ट हो गए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए या फिर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ऐसे केस में क्या होगा, Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें एनायन या फिर केटायन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल कब बनता है, जब ये 2 बॉन्ड है, यदि इन दोनों के बॉन्ड के बीच में इक्वल शेयरिंग होती है, ये इलेक्ट्रॉन इसने इधर ले लिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो यहां पर जो बना उसे आप 2 क्लोरीन यहां पे ऐसे लिख दीजिए। ये फ्री रेडिकल को पॉइंट के द्वारा डिनोट करते और एक ही पॉइंट के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, तो यहां पे जो क्लोरीन का एक डॉट बना है इसको आप फ्री रेडिकल बोलते हैं। सिमिलरली यदि ऐसी कोई रिएक्शन या फिर ऐसा कोई एडिशन रिएक्शन जिसमें आपको इस टाइप के फ्री रेडिकल आपको देखने को मिले, ठीक है, तो वो रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन। आई चीज समझ में, एडिशन समझ में आया, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल समझ में आया। फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल कब बनता है, जब 2 बॉन्ड के बीच में, क्योंकि बॉन्ड बनता है 2 डिफरेंट एटम के बीच में या फिर सिमिलर के बीच में, एटम तो एटम है, तो दोनों एटम के बीच में यदि इक्वल शेयरिंग हो रही है तो ऐसे केस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और यदि फ्री रेडिकल में इसको 1 ड्रॉप के द्वारा डिनोट करते हैं ऐसे केस में, और यदि कोई रिएक्शन भी आपने ये बना तो उसे आप बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। समझ में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में आ गया। आगे बात करते हैं विनाइल के बारे में, इसको थोड़ा रफ करते हैं। नेक्स्ट है, हाँ जी, विनाइल। विनाइल क्या चीज होती है, विनाइल जो है, विनाइल को आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपने बहुत जनरली पॉलीमर पढ़ते हैं आप, पीवीसी। क्या पढ़ते हैं, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। यदि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में, किसमें, विनाइल क्लोराइड टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस विनाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स में आपको सबसे पहले तो ये काम करता है एल्कीन्स पे, डबल बॉन्ड्स पे, डबल बॉन्ड्स पे काम करता है। और जैसे इसे अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो क्या लिखेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये है विनाइल क्लोराइड। लेकिन विनाइल क्लोराइड में जब आप इसकी मोनोमर चेन बनाते हैं या फिर इसको मल्टीपल करते हैं
पॉलीमर बनाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके इस टाइप से जुड़ने लगता है, ये चेन इधर ही शिफ्ट होगी, ये ऐसा टाइप से इधर होते जाएगा या फिर मॉलिक्यूल इधर से अटैच होते जाएगा, ठीक है। क्लोरीन से अटैच नहीं जाएगा, क्लोरीन ये मॉलिक्यूल एक्टिव पोजीशन नहीं है इसकी, एक्टिव पोजीशन ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये चेन जो रहेगा स्टेप इस टाइप से ग्रोथ करते जाएगा, ठीक है। और यदि इस टाइप से ग्रोथ करेगा तो ये लीनियर बनाएगा, लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर विनाइल क्लोराइड में एल्कीन्स होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और यदि अच्छा पहले तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं था, यदि मोनोमर है, लेकिन जब ये कंटिन्यू आपस में जुड़ते जाते हैं तो ये विनाइल जो रहते हैं वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ये विनाइल कोलैबोरेशन के अंतर्गत आ जाएगा, कौन सा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसी में आप यदि चेन को आप कंटिन्यू करते हैं तो इसी में अच्छा किसी भी चेन को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, ये 3 स्टेप होती है। कौन कौन सी 3 स्टेप होती है, क्योंकि आपको पता है यदि चेन कंटिन्यू बढ़ रही है तो चेन कंटिन्यू बढ़ने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखिए यदि आपको इसके क्या तरीके हो सकते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक्चुअली ये जो केस है वो सभी में काम करेगा, उसको आप बोलते हैं यदि कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो उसे आप क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेप, ठीक है, इनिशियल स्टेप होता है। दूसरा जो रहता है उसे आप बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन। और थर्ड पॉइंट जो रहता है उसे कहते हैं आप चेन टर्मिनेशन पॉइंट, चेन टर्मिनेटर या फिर टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है। देखो अब ये क्या होता है, ये हालांकि पता होना चाहिए आपको, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। चेन इनिशियल का मतलब होता है जब कोई रिएक्शन शुरुआत होती है, स्टार्ट हुई, तो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल जुड़ा, इसके बाद दूसरा जुड़ने वाला है, तो जैसे एक स्टेप आगे वो शिफ्ट हुआ, तो इसको आप बोलते हैं जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो एक्चुअल अपने को पता है कि यदि वो पॉलीमर तो कंटिन्यू ज्वाइंट होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर ही जुड़ते रहेगा, लाइफ टाइम अटैच नहीं होगा, कोई रिएक्शन चलती है एक फिक्स टाइम तक, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही कोई रिएक्शन शुरू हुई तो वो पॉइंट हो जाता है, उसको आप बोलते हैं चेन इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यदि कोई रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है तो उसको आप बोलते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन है प्रोसेस में है, ठीक है, रिएक्शन प्रोसेस में है अभी, तो यदि वो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है तो उसको आप चेन प्रोपोगेशन कहते हैं। और तीसरा क्या है कि जब रिएक्शन एंड पॉइंट पे खत्म होती है, तो यदि वो रिएक्शन का पॉइंट एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो उस पॉइंट को चेन टर्मिनेटर या फिर चेन टर्मिनेशन पॉइंट कहा जाता है। टर्मिनेटर का मतलब आपको समझ में आता है, एंडिंग। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, रनिंग। और इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत, जैसे स्टार्ट, ठीक है। ये 3 पार्ट होता है और एवरी रिएक्शन पार्टिसिपेट इन दिस स्टेप, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको ये इनके बारे में अपने को ये पता है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ये समझ में आ गया बेटा। एक बार फिर से देखते हैं क्या है इसमें, कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ पॉलीमर का फॉर्मेशंस करेंगे तो वो 3 स्टेप में, सॉरी 4 स्टेप में इसका क्लासिफिकेशन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस का बेस पे रहेगा। तो देखिए अब इसमें भी कौन कौन से हैं, तो इसमें अभी अपन ने देखा जो अभी डिस्कस करा, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। सेकंड जो है चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ। थर्ड है फ्री रेडिकल एडिशन, और फिर इसके बाद फोर्थ जो है उसको अपन बोलते हैं विनाइल पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करता है। विनाइल के केस में आपको ये वाला रेगुलर एग्जांपल्स होता है, आपको सभी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने इनको अभी बराबर डिस्कस करते हैं। आगे आते हैं क्लासिफिकेशन, द फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, हालांकि सभी अपन वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन अपने को इनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो इनको अपन देखते हैं, तब तक आप देखिए। तो ये तो आगे समझ में। अब इसके बाद है नेक्स्ट बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब ये होता है किसी दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड अवेलेबल होगा। जो बॉन्ड दोनों के बीच में अवेलेबल है उसके कैरेक्टर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि मॉलिक्यूल्स में कौन सा मिलेगा, ठीक है। जैसे फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड,
ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा मॉलिक्यूल है, इसका एक एग्जांपल है जिसमें आपको मिलेगा नैरो डबल सिस में। ठीक है, ये इसका एग्जांपल आपको इसमें मिल जाएगा। चलो पहले अपन शुरुआत करते हैं इससे, इलास्टोमर्स। क्या होते हैं इलास्टोमर्स? आप वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होते हैं इलास्टोमर्स? इलास्टोमर्स की यदि आप कैटेगरी पे फोकस करें तो इलास्टिसिटी, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो इसमें इलास्टिसिटी वर्ड आ रहा है। इलास्टो का मतलब होता है इलास्टिक, है ना। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जिसमें स्ट्रेच और कंप्रेस दोनों होने की पावर हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इलास्टोमर जो रहता है, तो मॉलिक्यूल को यदि आपने स्ट्रेच करा मतलब खींचा, तो मॉलिक्यूल को यदि आपने खींचा तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल जो रहेगा स्ट्रेट लाइन पे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपने छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो सिमिलर यहाँ पे जो इलास्टोमर्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से आप जो रहता है, पहले ये मॉलिक्यूल जो रहते हैं हो सकता है रिंग फॉर्म में हो या फिर स्ट्रेट फॉर्म में हो, लेकिन जब आपने एक बार उसको स्ट्रेस कर दिया तो क्या जाएगा? वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जैसे आपने छोड़ा तो इसके बाद ये रिंग फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यदि कोई मॉलिक्यूल है जिसको आपने स्ट्रेस करा है, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, ऐसा बना लेते हैं। आपने जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब जब आपने इसको क्या कहते हैं खींच दिया, तो ये मॉलिक्यूल क्या जाएगा? सीधी चेन बना देगा। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। और ये दोनों में क्या अंतर है कि यदि मॉलिक्यूल को आपने खींच लिया तो ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन इससे कितने गुना हो जाता है? तो ये जो इलास्टोमर्स होते हैं, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन से कम 10 टाइम आप उसको और लॉन्ग खींच सकते हैं। ठीक है, 10 टाइम, ऐसा बुक में स्पेशली लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे आप इसको कम से कम मतलब मैक्सिमम 10 टाइम इसके लेंथ से खींच सकते हैं। लेकिन यदि आपने मॉलिक्यूल को आपने स्ट्रेस करा है तो उसके यदि आप उसे रिलैक्स पोजीशन में लाते हैं तो रिलैक्स पोजीशन में लाने के बाद मॉलिक्यूल साइकिल फॉर्म में आ जाता है। ठीक, साइकिल से मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल रोटेट हो जाता है। रोटेट का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल में एकदम पास होते जाएंगे और गोल फॉर्म बना देगा, रिंग फॉर्म बना देगा। आपने बहुत बार देखा होगा किसी मॉलिक्यूल को ऐसे खींचते तो रिंग फॉर्म में इजीली आ जाता है। तो ये इलास्टोमर्स का रहता है, इलास्टोमर्स की ये कैटेगरी में आएगा और ये उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है नेचुरल रबर। ठीक है, नेचुरल रबर आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि नेचुरल रबर इनमें से कौन सा है? पहली बात तो आप नेचुरल रबर के बारे में देखें तो ये नेचुरल से मिला हुआ है, तो ये जो अपने सोर्स ऑफ बेसिस पढ़ा था वो नेचुरल पॉलीमर्स के फॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल और आपने पढ़े सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं और नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो सिमिलरली वहां पे जो आपने नेचुरल पढ़ा था वहां पे आप इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं, वहां का भी एग्जांपल है ये। और यहाँ पर आप नेचुरल की बात करें तो नेचुरल यहाँ का भी एग्जांपल है। आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे ब्यूना एस, ठीक है, ब्यूना एस, और इसके अलावा एसबीआर करके एक होता है, ये दोनों भी इसके एग्जांपल्स होते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं वल्केनाइजेशन या वल्केशन। इसको देखते हैं, ये क्या है? तो ये एक प्रोसेस होते हैं कि मॉलिक्यूल्स को आप ज्वाइन करते हो, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। जैसे मॉलिक्यूल्स को आप ज्वाइन करते हैं तो ये मॉलिक्यूल जो रहता है हाईली स्ट्रेंथ रहता है, इलास्टिसिटी रहता है, और उसमें और भी आपको इसमें नेचर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो वल्केनाइजेशन प्रोसेस है इसमें मॉलिक्यूल्स क्या रहता है, मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशंस होती है, मॉलिक्यूल में जब ऐड करा जाता है किसको, अब बात करते हैं अलग से ऐड करना है आपको, तो अलग से ऐड किसको करना है तो वो देखिए। तो जब ये बनाया जाता है तो इसमें पहले मॉलिक्यूल रहता है कैसा, नॉर्मल टाइप का, जैसे इसमें ये एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये अब जब आप इसमें इसका वल्केनाइजेशन आपने प्रोसेस करा, वल्केनेशन प्रोसेस करा, तो मॉलिक्यूल में जब ऐड करा था इसमें 3 से 5% तक इसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर मिलाया तो सल्फर आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्या होता है, मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा डक्टाइल नेचर का होता है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हीटिंग पावर रखता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेलने की पावर रखता है ये। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको मिला दिया तो ये मॉलिक्यूल जो रहता है बीच बीच में, इनके बीच में सल्फर के बीच बॉन्डिंग आ जाती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे
इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। मतलब दो लेयर जो थी उनके बीच में जो बॉन्ड रहता है, बॉन्ड के बीच में सल्फर जो रहता है बीच में आके जुड़ जाता है, जिससे इस मॉलिक्यूल की जो रहती है क्या क्या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी, मल्टी बॉन्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेंथ इसका बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये सभी जो रहता है आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये समझ में। इसके बाद फाइबर्स का देखते हैं। फाइबर्स में क्या कैटेगरी होती है? फाइबर जो रहते हैं कैसे होते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं उनमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल होता है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल रहता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो फाइबर होता है कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये मॉलिक्यूल जो आपको देखने को मिलेगा ये जनरली ऐसे कंपाउंड से मिलेगा जहां पे CN या फिर CO टाइप के बॉन्ड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आपको पता होगा नाइट्रोजन डबल सिक्स जो मैंने कल आपको बताया था, वहां पर NH और CO बीच में यूनिट आई थी, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं मेरे, इससे जस्ट पहले जो वीडियो है पॉलीमर का पार्ट 1, तो उसमें आप देखेंगे कि NH CO जो रहता है कंटिन्यू होता है, ठीक है। इसके बाद यदि आप मॉलिक्यूल मैंने टर्मिनल के फॉर्म में बताया था, यदि मॉलिक्यूल क्या होता है, यदि मॉलिक्यूल्स में इस साइड यदि NH2 टर्मिनल जुड़ रहा है तो वो इस साइड जुड़ेगा, और यदि CH टर्मिनल जुड़ रहा है तो वो यहाँ पे अटैक करना है। कल वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से HCl बनता है, और सिमिलरली ये इसके और इसके बीच में पेयरिंग होती है, और इन दोनों के बीच में जो पेयरिंग होती है वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है काफी स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फाइबर्स के लिए, फाइबर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इस मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा आपको मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, टेंसिल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज में देखते हैं। इलास्टिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसमें लेस इलेक्ट्रिसिटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक कहाँ देखने को मिलता है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे आप देख सकते हैं। तो इसके पहली बात तो ये देखिए, थर्मो जो प्लास्टिक होता है इसमें दोनों प्रॉपर्टीज मिलती है आपको, इलास्टोमर प्लस फाइबर, ठीक है। ये थर्मो जो प्लास्टिक होता है इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज फाइबर भी मिलेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज इलास्टोमर से मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज से मिलती है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके ये थर्मोप्लास्टिक का एक कैरेक्टर होता है कि यदि आपने मॉलिक्यूल में ऐड करा, दोनों को ज्वाइंट करने के बाद ये रूम टेम्परेचर पर तो बहुत हार्ड नेचर का होता है, रूम टेम्परेचर बहुत हार्ड है, लेकिन ये आप इसे सॉफ्ट करा, मतलब कि आपने रूम टेम्परेचर उसको टेम्परेचर दिया, मेल्ट स्टेट में आ गया, फिर आपने इसको क्या कर दिया, कूल कर दिया, कूल कर दिया तो वापस हार्ड हो जाएगा। मतलब ये एक से ज्यादा बार आप इसे कर सकते हैं ऐसे प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो रहता है इसमें आपके इलास्टोमर्स में ये कैटेगरी आपको इजीली देखने को मिलती है कि इसमें जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका ज्यादा होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, इसे आप, अच्छा ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाई है और बहुत इंपॉर्टेंट होते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक में क्या प्रॉपर्टीज होती है कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और साथ ही साथ इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, इसमें आ जाएगा पॉलीथीन आ जाएगा, ठीक है, PVC आ जाएगा, टेफ्लॉन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। इसका PDF में आपको लगभग उसका जो ऑफिशियल टेलीग्राम पे है उसमें आपको इसका PDF दे दूंगा मैं, ओके। चलो प्लास्टिक सीजर से, अच्छा इनका समझ में आया आप लोग को, एक बार देखिए सभी लोग, इनकी एक एक प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, इनके मल्टी पॉइंट किसका ज्यादा है उससे क्वेश्चन आया, इसके फाइबर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, थर्मोप्लास्टिक की क्या कैटेगरी होती है, इसके बाद थर्मोप्लास्टिक में किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ये सभी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। पहले एक बार देखिए फिर अपन आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद लिख लिया सभी ने, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अपन ये नहीं देखा थर्मो जो प्लास्टिक होता है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मतलब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जहाँ पे देखने को मिलेगा डेली लाइफ में। तो ये आपको टॉयज में देखने को मिल जाएगा, इसके बाद टेलीफोन में मिलेगा, ठीक है, बकेट्स में मिलेगा, बकेट्स में देखने को मिल जाएगा, ऐसी चीजों पे आपको देखने को मिल जाएगा ये थर्मोप्लास्टिक, ओके। चलिए आगे देखते हैं इसमें प्लास्टिक से।
देखिए ये जो रहता है ये सॉफ्ट नहीं होता है, एक बार मॉलिक्यूल हार्ड हो गया तो इसके बाद सॉफ्ट होता है, सीधे ब्रेक होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो रहता है इस प्रकार का इसमें कैरेक्टर मिलता है प्लास्टिसर्स में। और ये इसके जो एग्जांपल्स है प्लास्टिसर्स में आप देखेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो इनमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ओके, जैसे इसका एग्जांपल डीबीपी है, डीबीपी। ओके, डीबीपी क्या होता है? डाई ब्यूटाइल फॉस्फेट। इसका नाम बहुत बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। और ये फास्टली जो रहता है ये मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बताया ये क्या होते हैं, एक बार यदि मॉलिक्यूल हार्ड होगा तो फिर इसको सॉफ्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये मॉलिक्यूल्स क्या है, थर्मोस्टैटिक पे आते हैं। थर्मोस्टैटिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज पे मैच करता है। ये जो रहता है इसके मॉलिक्यूल जैसे इनके बीच में इस टाइप के कोई मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से लेस कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन जब ये इनको आप हीट करते हो, इनको कंबाइन करते हो या फिर इनको स्ट्रेस करते हो तो इनके बीच की जो इलास्टिसिटी होती है, अच्छा इनके कंपैरिजन में इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें कम होती है। तो ये मॉलिक्यूल को यदि आप स्ट्रेस करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल वापस क्रॉस लिंक में चेंज हो जाता है। और ये वाला पहले जो रहता है क्या फॉर्म होता है, पहले एक तो ब्रांच फॉर्म में रहता है, लेकिन जब आप इसमें ज्वाइन कर देते हैं तो ये शिफ्ट हो जाता है किसमें, ये बाद में शिफ्ट हो जाता है क्रॉस लिंक में। इसको बोलते हैं आप ये क्रॉस लिंक। और क्रॉस लिंक को अपन क्रॉस लिंक पॉलीमर पहले देख चुके हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर को अपन नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। थर्मोस्टैटिक्स में ये वाले जो रहता है, इसे कंपैरिजन में ये वाले मॉलिक्यूल जो रहता है काफी हार्ड रहता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये मॉलिक्यूल में सॉफ्टनेस आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और इनके जो एग्जांपल्स है, इसके एग्जांपल्स में आपको मिलेगा थर्मोस्टैटिक्स में बेकेलाइट है, ठीक है, इसके एग्जांपल्स में बेकेलाइट देखने को मिलेगा आपको। और बेकेलाइट के अलावा आपको मिल सकता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये इसका नाम आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ओके, चलिए ये वाला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। दो क्लासिफिकेशन जो अभी अपन ने देखे किस किस पे थे। पहला है क्लासिफिकेशन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और इसमें आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करा अपन ने। ओके, फिर इसके बाद वापस से देखते हैं कि इस बेसिस में अपन ने कितने कैरेक्टर, सबसे पहले था होमोपॉलीमर, फिर इसके बाद कोपॉलीमर, फिर उसके बाद दूसरा है चैन ग्रोथ, और इसके बाद स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, फिर इसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमर, फिर इसके बाद विनाइल पॉलीमर। ओके, इस बेसिस पे इतने क्लासिफिकेशन है। फिर जब इधर आते हैं मोड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, तो मॉलिक्यूल में इलास्टोमर्स आता है, वैल्केंशियंस होता है, फाइबर्स होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, प्लास्टिसर्स होते हैं, फिर उसके बाद थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स होते हैं। याद रहे ये दोनों मॉलिक्यूल यदि आपको समझ में नहीं आए तो इनका एक बार और अपन डिस्कस करेंगे इन पे, ठीक है। इसके डिफरेंस पूछा जाता है आपको, तो इसके डिफरेंस से अपन क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं। ओके, तो ये दो डिफरेंस है, इसका आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसमें यदि कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आप लोग को, है ना। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो इसको लिख के आपको पीडीएफ आपको दे दी जाएगा। ओके, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।